हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लक्ष्य क्लासेज। थोड़ा सा डिले हो गए, बाहर बारिश आ रही है खूब सारी, इसकी वजह से आने में देर हो गई। तो शुरू करें। कल तक हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया था, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिटी स्टार्ट करेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसको प्यार से आप लोग कम्युनिटी कहते हो। पूरा नाम तो इसका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, स्कूल का नाम तो, पर प्यार से आप लोग कहते हो कम्युनिटी घर पे इसको। तो कम्युनिटी के बारे में शुरू करें, कर देते हैं स्टार्ट, ठीक है। साथ में बने रहना सब लोग, आज मजा आएगा इसमें। तो कम्युनिटी का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, वो है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, है ना। कि हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य और डिजीज माने के बीमारी, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। हेल्थ है तो डिजीज नहीं होती है, डिजीज होती है तो हेल्थ नहीं होती है ना, दोनों में से एक ही चीज होती है। तो हेल्थ का कंसेप्ट क्या है और डिजीज का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। हाँ भाई, हेलो सबको, अंशु, मन्नू एंड रामजी लाल, सबको हेलो 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 नहीं हेलो। तो शुरू करते हैं ना। हेल्थ की डेफिनेशन सबसे आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। जब एग्जाम होता है तो जब किसी बच्चे को कुछ नहीं आता कम्युनिटी में, तो उससे लास्ट में क्या बोलते हैं, अरे कुछ नहीं आता तो भाई कम से कम हेल्थ की डेफिनेशन तो बता दो, यही बोलते हैं। तो हेल्थ की डेफिनेशन ही सही स्टार्ट करते हैं, जो बेसिक है कि हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब आदमी जो है फिजिकली तो फिट हो, यानी कि शारीरिक रूप से पूरा फिट होना चाहिए, मेंटल यानी कि मानसिक रूप से भी फिट होना चाहिए, और सोशल मतलब कि सामाजिक रूप से भी फिट होना चाहिए। ये तीन चीज है, ठीक है। एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, ये शब्द क्या है, एंड और इन्फर्मिटी। तो ये तो समझ में आ गया, एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो सब लोग क्या बोलते हैं कि एब्सेंस ऑफ डिजीज होनी चाहिए, जबकि ये नहीं कह रहा। ये क्या कह रहा है, नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। मियरली का मतलब होता है मात्र, मतलब डिजीज का नहीं होना ही हेल्थ नहीं है, बीमारी का नहीं होना ही हेल्थ नहीं है। अब बीमारी किसी में निकलेगी तो कैसे निकलेगी, या तो उसमें निकलेगी फिजिकल प्रॉब्लम या निकलेगी मेंटल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम को तो हम बीमारी मानते नहीं है। किसी को चोरी करने की आदत है, किसी को झूठ बोलने की आदत है, इसको तो हम बीमारी मानते ही नहीं है, तो वो भी हेल्थ का ही पार्ट है। तो कह रहा है कि बीमारी का नहीं होना ही हेल्दी नहीं है। हेल्थी आदमी कब होगा, जब उसके फिजिकल, मेंटल एंड सोशल तीनों कंडीशन से वो कंप्लीटली जो है वेलबींग होनी चाहिए उसकी, ठीक है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो मुझे पता है थैंक यू। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हेल्थ एक फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग की अवस्था है जिसमें किसी डिजीज या इन्फॉर्मिटी की अनुपस्थिति होना ही नहीं, होना ही जरूरी नहीं है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर सवाल क्या बनेगा, बहुत रेयर चांस है। इतना लल्लू सवाल तो मुझे लग नहीं रहा पूछेंगे अभी। तो क्या पूछेंगे कि हेल्थ की डेफिनेशन के अंदर इनमें से कौन सा डायमेंशन नहीं होता। तो एक तो फिजिकल होता है, मेंटल होता है, सोशल होता है, और चौथा एक कोई और डायमेंशन दे देंगे आपको, और वो पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं होता। तो फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये आप रख लेना, फिजिकल, सोशल, मेंटल, ऐसे याद रखना। पीएसएम सब्जेक्ट है ये, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। इस सब्जेक्ट का नाम, कम्युनिटी मेडिसिन का दूसरा नाम क्या होता है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। पार्क की जो किताब आती है वो पीएसएम के नाम से ही तो आती है। तो प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन क्या हुआ, फिजिकल, सोशल, मेंटल, तीनों चीजें इसके अंदर आ गई। किताब की स्टार्टिंग ही पीएसएम से हुई। अब आपके पास आ जाते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ में मैंने बोला, अब कहते कई लोग ये होता है डायमेंशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायमेंशन क्या चीज़ है। तो मैं एक आपको बात बताता हूँ कि जैसे मान लो ये रिमोट है आपके हाथ में, है ना। इस रिमोट को मैं बोलूँ इसके डायमेंशन समझाओ आप, तो इसको यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लिया, अपने पढ़ते थे 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस पे, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, जेड अक्ष पर। तो एक्स पे तो इसकी हमने इधर लंबाई ले ली, फिर उसके बाद में वाई पे इधर सामने ले लिया, जेड पे ऊपर मोटाई ले ली। तो इस तरह से अगर हेल्थ को कोई बोले कि हेल्थ के डायमेंशन समझाओ आप, तो हेल्थ के डायमेंशन को कैसे समझाएगा। तो हेल्थ जो है उसका डायमेंशन क्या है कि आदमी फिजिकली हेल्दी हो, आदमी मेंटली हेल्दी हो, सोशली हेल्दी हो। क्या इसके अलावा और हो सकते हैं, बिल्कुल है। आपकी इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी रिलीजियस हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, धर्म के प्रति भी आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप सभी धर्मों का सम्मान करो। आपकी वोकेशनल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, वोकेशनल मतलब आपकी व्यावसायिक शिक्षा, व्यवसाय की बात कर रहे हैं, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। इमोशनल हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो कुछ भी जोड़ दो आप, पॉलिटिकल हेल्थ, ये हेल्थ, वो हेल्थ, मतलब 70 की चीज़ आप जोड़ दो, वो हेल्दी बन जाएगी अल्टीमेटली, ठीक है। उसके बाद में तो फिजिकल हेल्थ में फिजिकली आप फिट हो,
परफेक्ट फिजिकल फंक्शन काम कर रहा हो शरीर का। अब परफेक्ट फिजिकल फंक्शन में क्या होता है, आपके रेस्पिरेशन की रेट नॉर्मल लेवल में हो, बीपी नॉर्मल लेवल में, पल्स नॉर्मल लेवल में, टेम्परेचर नॉर्मल लेवल में, स्किन नॉर्मल हो, स्किन पे ड्राइनेस नहीं हो, स्किन ऑयली भी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। तो मतलब कुल मिला के बात है कि सारे ऑर्गन बराबर काम कर रहे हैं। दूसरा है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन में आप अपने आप से और अपने आसपास का जो संसार है उसके साथ में हार्मोनी में हो, आप लाइफ के साथ बैलेंस में चल रहे हो, मन में कोई द्वंद्व नहीं चल रहा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ सवाल अपने आप से कर सकते हो। क्या आप बिना बात के चिंतित रहते हो? क्या आप बिना बात के ज़्यादा सोचते हो? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि स्वयं के मध्य और सराउंडिंग के मध्य बैलेंस होना चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप दुनिया में कुछ भी परिवर्तन आ जाए तो ऐसा नहीं हो कि उसमें आप जो है घबरा जाओ, डर जाओ। फ्लेक्सिबल हो कि थोड़ा वो चेंजेस हो गए लाइफ में तो हम भी उसके हिसाब से फ्लेक्सिबल हो जाए, है ना। ये होता है हमारा मेंटल। सोशल क्या है, सोशल है कि इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति और सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में नॉर्मल रिलेशन होना चाहिए, उनके साथ आपका सामंजस्य बना रहना चाहिए। सामान्य बातें हैं, इनमें टाइम खराब हो रहा है अपना। वैसे स्पिरिचुअल हेल्थ है कि आपके आचार विचार कैसा है, इमोशनल हेल्थ है, आप फीलिंग आपकी सही है। उसके बाद में वोकेशनल डायमेंशन, वोकेशनल शब्द जो है आता है व्यवसाय के लिए, व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन में जो आपके हार्मोनी है कि नहीं, वो आपकी वोकेशनल हेल्थ हो जाती है। इसके अलावा दुनिया भर की और आप कुछ भी हेल्थ की बात करोगे, हर शब्द में हेल्थ छुपी है। आप चाहे पॉलिटिकल हेल्थ ले लो, चाहे कम्युनिटी में आपका हेल्थ का लेवल कैसा है, आप फैमिली में आपका हेल्थ कैसा है, आप हर चीज़ में हेल्थ का लगा दो नाम पीछे और बोलो मेरी तो ऐसी हेल्थ अच्छी है, मेरी तो ऐसी हेल्थ खराब है। ठीक है, पर हमारे पास तीन ही चीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है फिजिकल, सोशल, मेंटल। और हेल्थ की डेफिनेशन में भी इसलिए फिजिकल, सोशल, मेंटल डायमेंशन को ही लिया हुआ है और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देन ये एक नई चीज़ मैंने जोड़ी है PQLI और HDI। ये क्या है? PQLI होता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, मतलब लाइफ का जो फिजिकल क्वालिटी है जो दिखाई दे रहा है उसका एक इंडेक्स है और ये इंडिया में यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा है HDI। HDI का फुल फॉर्म होता है, लिखना रह गया मेरे से, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। ह्यूमन के डेवलपमेंट की बात कर रहा है और ये USA में और UK में चलता है, क्योंकि देखो वो डेवलप्ड कंट्री हैं इसलिए डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम तो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी चल जाए, ज़्यादा डेवलप नहीं होना हमारे को, हम भारतीय हैं। और ये जो अमेरिका के लोग हैं, UK के लोग ये बात करते हैं डेवलपमेंट की, इसलिए वो HDI पे काम करते हैं। तो हमारे पास में सर पूरा कोर्स फ्री होगा क्या यूट्यूब पे? हाँ, अभी तो यही प्लान है, पूरा कोर्स फ्री ही रहेगा, अभी कोई चार्जेस की कोई बात नहीं है। आप तो पढ़ो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, मैं हूं ना, कोई टेंशन ले लो। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में तीन चीज़ें आती हैं। एक तो आती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 1 साल से छोटे बच्चे, जन्म से लेकर 1 साल तक के बच्चे की डेथ होती है तो उसको इन्फेंट डेथ कहा जाता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं, हम देखो जब बच्चा पैदा होता है इसका कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे देश में फिर भी प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे का जन्म के समय वजन कम आ गया, बच्चे को माँ पूरा दूध नहीं पिला पा रही है। ठीक है, किसी के जरूरत से ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, 1 साल, हर साल में 2 साल में बच्चे हो रहे हैं, तो उसकी वजह से माँ कमज़ोर है तो बच्चे को दूध से पूरा पोषण नहीं मिल रहा। इन सब चीज़ों के चलते बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से बच्चे पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक होता फीमेल, अगर बच्ची पैदा हो गई तो उसको अनवांटेड समझा जाता है हमारे देश में, ज़रूरत से ज़्यादा किसी की लड़कियां हो गई तो उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है ना। इन सब चीज़ों के चलते इन्फेंट में डेथ के रेट हमारे देश में बहुत ज़्यादा है और इसलिए हमारी कंट्री ये चाहती है और WHO के सामने हमने प्रपोजल भी रखा है कि हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम कम करना चाहते हैं। तो IMR जो है ये हमारे देश का फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को दिखाता है कि जितना IMR हमारा कम होगा हमारा फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स उतना अच्छा होगा। दूसरा कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1। अब 1 साल तक का बच्चा तो हमने IMR में ले लिया, मान लो हमारे जन्म पे 100 बच्चे पैदा हुए, 100 में से 40 बच्चों की डेथ हो गई, तो हमारे पास बच्चे कितने बचे? 60। अगर जन्म पर हम उसकी, अच्छा 60 बचे, अब उन 60 बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मतलब जीने की उम्मीद क्या है पूरी जिंदगी, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 60 में से 50% बच्चे तो पूरी जिंदगी जिएंगे, तो 60 के 50% कितने हो गए? 30 हो गए। तो 30 बच्चे ऐसे हैं जो जन्म से लेकर के पूरी जिंदगी जिए और 70 बच्चे हमारे पास नहीं रहे। 70 में से 40 तो हमारे इन्फेंट में चले गए और 30 हमारे 1 साल के बाद चले गए, है ना, 1 साल से लेकर पूरी जिंदगी में कभी भी चले गए।
तो हमारी यहाँ पे टोटल इन दोनों में मिला करके वैल्यू कितनी बची, 100 बच्चे लेके हम चले थे, IMR 40 निकाल दो आप तो 60 बचे, और 50% हमने और निकाल दिए तो बचे 30। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या होता है, ये डायरेक्टली कह देते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। क्यों कह देते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सीधी बर्थ पे निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं बर्थ पे, क्योंकि बड़ी कंट्रीज में UK US में IMR से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनके बर्थ पे जो वो कह देते हैं कि हमारे तो जन्म पे बता देंगे कि हमारे जन्म पे जितने बच्चे जिंदा रहने उतने ही मिलेंगे आपको, क्योंकि उनका IMR का डाटा से वो बहुत अच्छा डाटा है, उनका IMR होता ही नहीं है। अब अगर मान लो उनका IMR कम है, मान लो IMR कम है, बच्चे 1 साल के अंदर नहीं मर रहे हैं, तो वो अलग से उसकी बात ही क्यों करेंगे, हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ IMR की रेट ज़्यादा है, हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। UK US में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, तो उसकी बात ही नहीं करते, वो बचपन बर्थ से ही कह देते हैं कि हमारे यहाँ टोटल इतना बच्चा 100 साल जिएगा या 70 साल जिएगा। इसलिए इंडिया में 2 अलग अलग डाटा लेना पड़ता है, एक तो IMR का डाटा और फिर एज 1 का डाटा। फिर बात करते हैं तीसरी साक्षरता की, कि साक्षरता हमारे यहाँ कितनी है। तो ये बचपन से आप साक्षरता लिटरेसी सुनते आए हो, इन 3 चीज़ों पे काम कर रहा है। इसकी ट्रिक है ILL, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 एंड लिटरेसी। जबकि HDI में होता है ILK, ILL की जगह ILK हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखना, आई लव लिटरेसी, मैं साक्षरता से प्यार करता हूँ, और यहाँ हो गया आई लव नॉलेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई से हो जाएगी इनकम। अमीर कंट्री हैं, डेवलपमेंटल देश है UK US, पैसे की बात करेंगे तो एक तो हो गई इनकम, कि भाई पैसे के बिना जीवन जीना नहीं है, पढ़ाई लिखाई गई बाहर में, पैसा चाहिए हमको पहले। दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो जन्म पे ये बात जो कह दी, तो ये दोनों का डाटा मिक्स होकर के एक में ही आ गया है यहाँ पे। और तीसरा आ गया लिटरेसी की जगह, ये कहते हैं नॉलेज चाहिए हमको। तो रेंचो नहीं कहता था 3 इडियट में कि नॉलेज चाहिए हमारे को, डिग्री नहीं चाहिए, तो ये UK US वाले कहते हैं हमको नॉलेज चाहिए, डिग्री विग्री नहीं चाहिए। तो वहाँ का जो पढ़ाई का सिस्टम है वो डिफरेंट है। वहाँ क्या करते हैं, बच्चे ने 12वीं पास करी, उसको कहते हैं 2 साल तक तेरे को सिर्फ प्रोजेक्ट करना है, 2 साल तुम्हारे को प्रोजेक्ट करना है, 2 साल तक दुनिया घूमो, इधर उधर जाओ और प्रोजेक्ट बना के लाओ, और कोई कॉलेज वॉलेज मत आओ। वहाँ ऐसा सिस्टम चलता है। हमारे यहाँ तो क्या होता है, 12th के बाद में कोचिंग करनी पड़ती है सबको, या कोई ना कोई कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता है। तो ये दोनों डिफरेंस है, ये है ILL और ये ILK। ये इसलिए पढ़ाया मैंने आपको क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि PQLI आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है कि इनमें से कौन सा PQLI का पार्ट नहीं है, ऐसा पूछा जाएगा। एक तो IMR दे देंगे, एक लिटरेसी दे देंगे, एक दे देंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये दोनों ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले दे देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया में IMR 1 साल को इंक्लूड कर दिया, इसलिए यहाँ पे एज 1 लेना है आपको PQLI में, है ना। इस बात का ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है अपने को। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं कंसेप्ट ऑफ डिजीज, कि डिजीज होती क्या है, कहाँ से आती है। ठीक है, तो वेबस्टर नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक, इसने बोला कि डिजीज क्या होता है कि जिसमें बॉडी की कंडीशन इम्पेयर हो जाती है, इसने बात बोली। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो व्यक्ति था जिसने डिजीज के बारे में बात करी थी वो था हमारा लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज लुई पाश्चर ने दी थी। लुई पाश्चर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, आप लोग शायद 10th क्लास में पढ़ के आए हो। उसने एक कांच का फ्लास्क लिया था, उस कांच के फ्लास्क की सीधी बोतल थी, है ना, सीधी बोतल थी, और इस तरीके से सीधी नली थी बोतल की, और इसके अंदर इसने मीट के पीसेस डाल दिए। एक दूसरी बोतल ली, उसकी गर्दन को उसने ऐसे मोड़ दिया जो हवा के सीधे संपर्क में ना आए, और बोतल को ऐसे रखा और इसमें मांस के टुकड़े रख दिए। तो देखा ये जल्दी खराब हुआ और ये वाला बाद में खराब हुआ, है ना, ये सही रहा, ये खराब हो गया। तो इसने बोला कि हवा में कोई ना कोई ऐसे जर्म्स हैं जो आते हैं अंदर और आकर के प्रोडक्ट को ख़राब करते हैं, ये जर्म्स हैं। तो ये जर्म थ्योरी जो दी थी डिजीज की, ये लुई पाश्चर ने दी थी, ये आप लोग शायद पढ़ चुके हो, है ना। स्वान नेक मॉडल भी कहते थे इसको, कि इसमें गर्दन को, इसकी फ्लास्क की गर्दन को हंस की तरह मोड़ दिया। लुई पाश्चर ने वैक्सीनेशन की खोज भी की, टीबी के बारे में भी बताया लुई पाश्चर ने। तो ये एग्जाम में अगर आता है कि लुई पाश्चर ने क्या क्या किया, तो 3-4 चीज़ें देंगे और एक ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दे देंगे आपको, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा उसका। लेकिन देख लेना एक बार कि जो दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दे रहे हैं, दूसरा क्या दे रहे हैं, वो अपना वैक्सीनेशन के बारे में दे रहे हैं, ठीक है। तो हेल्थ की ये वेबस्टर ने डिजीज को बता दिया। अब वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट क्या है
डिजीज 4 टाइप से हो सकती है, 4 प्रकार से बीमारियां हो सकती है। तो अब रैंडमली कोई भी बीमारी सोचो। आप बात करो स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू किससे हुआ? वायरस से हुआ। आप बात करो टाइफाइड, टाइफाइड किससे हुआ? बैक्टीरिया से हुआ। आप बात करो दस्त लग गई, डायरिया हो गया, किससे हुआ? अमीबा ने किया, जियार्डिया ने किया। तो इसका मतलब ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें इन्फेक्शन है ना। तो जो बीमारी एक तो कोई भी कर सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन्फेक्शियस डिजीज जो है यानी कि इन्फेक्शन की वजह से जो बीमारी होगी उनको इन्फेक्शियस डिजीज बोलेंगे। अब ये इन्फेक्शन किस किस का हो सकता है? ये इन्फेक्शन आपके बैक्टीरिया का हो सकता है, ये वायरस का हो सकता है, प्रोटोजोआ का हो सकता है, और फंगस का इन्फेक्शन भी हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन लग जाता है ना शरीर में, वो भी हो सकता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ किसी चीज़ की कमी से, तो कमी में विटामिन ए की कमी हो गई, अभी पढ़ाया था, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। विटामिन डी की कमी हो गई, रिकेट्स हो गया। विटामिन के अलावा अमीनो एसिड की, प्रोटीन की कमी हो गई तो क्वाशियोरकर मेरेस्मस नाम की डिजीज हो गई। तो एक डिजीज होती है हमारी डेफिशिएंसी डिजीज। इन्हीं डेफिशिएंसी डिजीज में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी तो हम पढ़ते ही हैं, साथ में हम हार्मोन की डेफिशिएंसी भी पढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी हो गई, डायबिटीज हो गई, है ना। थायराइड की कमी हो गई, क्रिएटिनिज्म हो गई। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स में हमको विटामिन पढ़ने हैं, मिनरल्स पढ़ने हैं, उनकी कमी, हार्मोन्स की कमी, ये सब भी हमको पढ़नी है। फैट की कमी हो गई तो, लिपिड की कमी हो गई तो, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो, किसी की भी कमी हो गई तो वो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाएंगे। फिर आते हैं हेरिडिटरी डिजीज। हेरिडिटरी डिजीज कौन सी होती है? जो परंपरागत रूप से चली आती है, एक वंश से दूसरे वंश में आती है। तो ऐसी डिजीज में जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है? वो होता है पिताजी से, यानी कि फादर से या मदर से। किसको होता है? बच्चे को होता है, चाइल्ड को होता है। ठीक है। अगर ये हो रहा है तो ये कैसा ट्रांसमिशन है? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे यानी कि इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। वर्टिकल है ना, शिखर, या कैसा ट्रांसमिशन हो गया? ऊपर से नीचे, वर्टिकल। और अगर भाई से, ब्रदर से भाई को हो तो ये कैसा हो गया? हॉरिजॉन्टल, क्षितिज, सीधी लाइन, समानुपाती लाइन। तो ऐसा कब होगा? अब आपके भाई के किसी का खांसी हो रही है, दूसरा भाई उसी के कमरे में सो रहा है तो उसको भी खांसी हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल जो ट्रांसमिशन मिलते हैं ना, ये मिलते हैं आपको इन्फेक्टिव डिजीज के। इन्फेक्टिव डिजीज के जैसे आप हॉस्टल में रहते हो, क्लासरूम में रहते हो, किसी एक जने को खांसी होती है, दूसरे को हो जाती है, तो हॉरिजॉन्टल। कम्युनिटी में जो इन्फेक्शन होते हैं सारे हॉरिजॉन्टल होते हैं। अब मान लो एक सवाल पूछता हूँ, जवाब देना है ना, अभी जवाब देना। किसी के पिताजी के कोरोना हो गया, बच्चा उसके संपर्क में आया, बच्चे को भी कोरोना हो गया। ये वाला ट्रांसमिशन क्या कहलाएगा? ये वर्टिकल कहलाएगा कि हॉरिजॉन्टल कहलाएगा? बताओ, 10 सेकंड के अंदर अंदर जवाब डालो। वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? पिताजी को कोरोना हुआ, उसके बच्चे को भी कोरोना हो गया, ट्रांसमिशन क्या कहलाएगा? वर्टिकल कहलाएगा कि हॉरिजॉन्टल कहलाएगा? बताओ, सोचो। नहीं आया जवाब किसी का? भाई, फादर से अगर किसी चाइल्ड को डीएनए के थ्रू कोई बीमारी आती है तो वर्टिकल है, ठीक है। लेकिन फादर से कोरोना बच्चे को आया तो ये हॉरिजॉन्टली ही रहेगा। क्यों रहेगा? रीजन बताता हूँ। फादर से कोरोना बच्चे को डीएनए के थ्रू थोड़ी आएगा। फादर है, बच्चा है, साथ में बैठे हैं, पिताजी से बेचारा मिलने गया अस्पताल में, साथ में कोरोना लेके आ गया। अगर वो पिताजी की जगह अपने किसी दोस्त से मिलने जाता कोरोना के पेशेंट से तो भी कोरोना लेके आता, तो वो हॉरिजॉन्टल होता, ठीक है। फादर से उनका भाई चाचा मिलने आ जाता, मम्मी मिलने चली जाती, तो भी हॉरिजॉन्टल होता, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज इस तरह से हॉरिजॉन्टल फैलेगी। हाँ, माँ के गर्भ से आ सकती है। प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कोई बीमारी चली गई और जो उसका बच्चा पैदा हुआ वो बीमारी के साथ पैदा हुआ तो वो वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाएगा, चाहे वो इन्फेक्शियस हो, ठीक है। तो हमारे को ये समझना है अपने आप को कि कौन सी बीमारी डीएनए से आ रही है और कौन सी बीमारी जो है गर्भ से आ रही है ना। डीएनए से आ रही है तो वो हेरिडिटरी बीमारी है, लेकिन गर्भ से आ रही है तो हेरिडिटरी तो नहीं है, पर है वो वर्टिकल ट्रांसमिशन की। अगर माँ है और माँ के अंदर मान लो किसी ने रूबेला का इन्फेक्शन हो गया, तो रूबेला का जिसका इन्फेक्शन हो जाता है उस बच्चे के दिल में छेद आ जाता है, तो वो बच्चे में जो बीमारी आई वो वर्टिकल ट्रांसमिशन से आई, क्योंकि माँ को बीमारी थी वही बीमारी बच्चे में आई, लेकिन वो डीएनए से नहीं आई।
डीएनए से कौन कौन सी बीमारी आ सकती है? डायबिटीज़ आ सकती है, हीमोफीलिया आ सकती है, कोई भी ऑटोसोमल डोमिनेंट आ सकती है, ऑटोसोमल रिसेसिव कोई सी भी आ सकती है ना। तो वो डीएनए से जो आएगी वो भी वर्टिकल है, और गर्भ से जो आएगी वो भी वर्टिकल है। लेकिन गर्भ तो माँ में ही होता है, पिता में तो गर्भ होता नहीं है, इसलिए पिता से कभी भी आपको नॉन हेरिडिटरी नहीं मिलेगी, पिता से ओनली डीएनए वाली बीमारी मिलेगी। पिता से कभी इन्फेक्शियस डिजीज आपको गर्भ के थ्रू नहीं मिलेगी। अगर माँ को एचआईवी है, गर्भवती हो गई, बच्चे को एचआईवी हो गया, तो कैसा ट्रांसमिशन हुआ? या वर्टिकल ट्रांसमिशन हुआ, ठीक है, ये वर्टिकल ट्रांसमिशन होगा क्योंकि वो गर्भ के थ्रू आया है, तो इसे वर्टिकल कहलाएगा। पर वो डीएनए वाला नहीं है। डीएनए वाला कब होगा? जब कोई बीमारी डीएनए के थ्रू आएगी, ठीक। जब मान लो हीमोफीलिया ले लो, हीमोफीलिया आ गया तो वो डीएनए के थ्रू आया है। तो यहाँ पे एक तो होगी इन्फेक्शियस, एक होगा डेफिशिएंसी, एक हेरिडिटरी। हेरिडिटरी में दो आ गई, एक तो जेनेटिक और नॉन जेनेटिक। और फिजियोलॉजिकल डिजीज, फिजियोलॉजिकल डिजीज कौन सी डिजीज होती है? जिनमें फिजियोलॉजी अफेक्ट होती है। जैसे प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, प्रेगनेंसी को कोई बीमारी नहीं समझा जाए, प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें इलाज की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में डिजीजेज होती हैं। एग्जाम्पल में पूछ लिया जाए, टाइफॉइड इनमें से कौन सी बीमारी है? इन्फेक्शियस है। प्रेगनेंसी इनमें से कौन सी बीमारी है? फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। देन अब आ जाता है हमारे पास में स्टेज ऑफ डिजीज साइकिल और स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की कौन कौन सी स्टेज होती है, तो पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि स्टेजेज ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या होती है। देखो, सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट, कोई भी एजेंट जो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो, जब हमारे शरीर में घुसता है तो वो कितनी मात्रा में घुस जाएगा? उसमें एक नॉर्मल लिमिट में घुसेगा। हमारे पड़ोस में किसी आदमी ने छींक दिया, उसकी छींक हमने सांस में ले ली, वायरस हमारे अंदर चला गया, बैक्टीरिया हमारे अंदर चला गया। हमने कोई इन्फेक्टेड फूड खा लिया, थोड़ा सा खाना खाया तो वो हमारे शरीर में चला गया। अब वो एक सेना है, बैक्टीरिया की, वायरस की सेना है। तो जब सेना आक्रमण करती है तो पहले क्या करती है? पहले तो वो पास में पहुंचती है किले के, फिर वो वहाँ पे अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करेगा? अपनी संख्या को बढ़ाएगा, अपना अनुकूलन लाएगा अपने अंदर कि मैं इसके शरीर में आक्रमण करने के लायक बनाऊँ अपने आप को। तो वो जो बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में एक बार तो घुसने के बाद में वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा। तो जनसंख्या को कहाँ बढ़ाएगा? जहाँ से वो एंटर किया है वहीं पे वो लोकली काम करेगा। अब लोकल काम कैसे करेगा? मान लो किसी के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन आया तो अपने टॉन्सिल में घुस जाएगा, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स में इकट्ठा हो जाएगा, वहीं पे वो लोकली एडवांस होता रहेगा, लोकली वो मल्टीप्लाई करता रहेगा, अपनी जनसंख्या को बढ़ाता रहेगा। क्योंकि अगर वो ब्लड में गया तो ब्लड में तो एंटीबॉडीज़ होती हैं, है ना, न्यूट्रोफिल होती है, सेल्स होती है, वो उसको मार देंगी। तो इसलिए वो सोचता है कि मरने से पहले मैं अपनी संख्या को इतना बढ़ा दूं कि मेरे को एक बार में मार ना पाए, ठीक। तो वो एक बार तो पहले अपनी संख्या को बढ़ाता है। उसकी संख्या को बढ़ाने में उसको जितने दिन लगते हैं उस समय को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेट करना, अपने आप को बढ़ाना। तो अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितने भी दिन लगें। और जब वो एकदम से बहुत सारी संख्या हो जाएगी फिर वो हमला करेगा, वायरस हमारे शरीर में हमला करेगा और हमारे शरीर को बीमार करेगा। फीवर आएगा, खांसी आएगी, जुकाम आएगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, सांस की तकलीफ आएगी, डायरिया होगा, वोमिटिंग होगी, कुछ भी सिम्टम होंगे। पर वो कब होंगे? जब वो अपनी संख्या को पूरा बढ़ा लेगा। तो उसकी संख्या को, यानी कि बैक्टीरिया वायरस के मल्टीप्लिकेशन में जो समय लगता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। उस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में ही वो सिम्टम्स लाएगा, है ना। एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। अब मान लो सिम्टम, मान लो कोई भी ले लो आप, कोरोना को ले लेते हैं, स्वाइन फ्लू को ले लेते हैं। आज मुझे इन्फेक्शन लगा और बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड मैक्सिमम 12 दिन होता है ना। हम ये मान के चलते हैं 2 सप्ताह का इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि 2 सप्ताह के अंदर तो ये बीमारी के लक्षण प्रकट हो ही जाएंगे। 2 सप्ताह के बाद अगर 14 से 15वां दिन नहीं होना चाहिए। अगर 15 दिन होता है तो इसका मतलब ये बीमारी इसको नहीं है। तो हम उसको क्या करते थे? क्वारंटाइन करते थे, क्वारंटाइन में डाल देते थे। कितने दिन के लिए डालते थे? 2 सप्ताह के लिए डालते थे। क्यों डालते थे? क्योंकि जो लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड था कोविड का वो 12 दिन से 14 दिन था। तो इसलिए 12 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड किसी ने पूरा निकाल दिया। यानी कि आज भी अगर आपको इन्फेक्शन लगा है और आप क्वारंटाइन में 12 दिन तक बंद हो, 14 दिन तक बंद हो, और उन 14 दिनों तक आपको बीमारी नहीं हुई, तो इसका मतलब आपको इन्फेक्शन लगा ही नहीं था, है ना। और अगर आपको बीमारी होनी है तो उन 12 से 14 दिनों में ही हो जाएगी। तो इंक्यूबेशन पीरियड से हम क्वारंटाइन को कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड होता है बीमारी का, वही हमारा क्वारंटाइन का पीरियड होता है, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ आती है, पहले इनिशियल स्टेज में तो इंक्यूबेशन पीरियड निकाल दिया और शुरू में सिम्टम्स आने शुरू किए। तो
तो शुरू में जो सिम्टम्स आते हैं उनको हम प्रोड्रोमल सिम्टम कहते हैं, क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं। ये प्रोड्रोमल सिम्टम्स क्या करेंगे, एक बार आपको माइनर बुखार आएगा, छोटा मोटा बुखार आएगा, और वो वायरस एक बार निकला, ब्लड में बहता हुआ और बाकी किसी दूसरे अच्छे ऑर्गन में जाके घुस जाएगा, जहाँ पे वो आगे और ग्रोथ कर सके और तरक्की कर सके। एक बार उसको ब्लड में आया था तो ब्लड में आने के से उसको फीवर आएगा, मेलेस होगा, छोटा मोटा जनरल वीकनेस होगी, आप और उसके बाद में वो वायरस अपने आप जाकर के सेटल हो जाएगा और फिर अपनी और जनसंख्या को बढ़ाएगा। ठीक है, इस दौरान आपको क्या लगेगा कि यार एक दिन बुखार आया था लेकिन अपने आप ठीक हो गया, तो फिर आप क्या सोचोगे, यार मैं तो ठीक हो चुका हूँ, लेकिन आप ठीक नहीं हुए हो, वो प्रोड्रोमल सिम्टम थे। उनने क्या किया, आपको एक बार धोखा दिया कि छोटी सी बीमारी हुई, और वो इंडिकेशन भी है, भगवान का इशारा भी ऊपर से कि भैया तू बीमार हुआ है, अब जाके अपनी जांच करा ले। ठीक है, तो वो जो पीरियड है जब आदमी थोड़ा बहुत बीमार होता है और वो ठीक हो जाता है, वो पीरियड सबसे ज़्यादा खराब होता है, वो प्रोड्रोमल सिम्टम्स का पीरियड आता है, और उसमें बैक्टीरिया या वायरस उसके शरीर में ही होता है, वो और ग्रोथ कर रहा होता है, और जब उसकी जब और ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तब वो पूरी ताकत के साथ हमला करता है, और मेन जो बीमारी आती है क्लिनिकल डिजीज, क्लिनिकल स्टेज, वो तब आती है। ठीक है, तो इसको अपन आगे चलते हैं अब। तो सबसे पहली स्टेज आती है इंक्यूबेशन पीरियड की। जो लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड है उसको क्वारंटाइन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के ह्यूमन बॉडी में एंटर करने से लेके फर्स्ट सिम्टम आने तक का जो समय है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इस स्टेज में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रोथ करता है और मल्टीप्लिकेशन करता है। तो किसी भी डिजीज का जो लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड है वो उसका क्वारंटाइन पीरियड ही कहलाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा आता है प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज या प्रोड्रोम जिसको बोलते हैं, जिसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं, नॉर्मल सिम्टम्स आते हैं, ऐसे सिम्टम्स जो किसी भी बीमारी में आएंगे, मतलब कोई सी भी बीमारी हो उसका प्रोड्रोमल सिम्टम लगभग सेम होगा सारी बीमारियों का। जिसमें नॉर्मल बुखार आ सकता है, नॉर्मल थकान रह सकती है शरीर में, वो बोलते हैं हार्ड बुखार रह सकता है, या हरारत रह सकती है। ठीक है, एक इसमें ये ऐसा सिम्टम्स है जो बीमारी के होने का सूचक है, इंडिकेटिव है कि भाई आप बीमार पड़ने वाले हो आप। ठीक है, अब इसके बाद इंक्यूबेशन के बाद से एक इन्फेक्शन के विशेष सिम्टम आने से पहले का पीरियड है। मतलब बीमारी जैसे कोविड है तो कोविड का मेन एक्शन क्या है, वो लंग्स को खराब करता है। तो इसमें क्या होगा, एक बार तो इंक्यूबेशन पीरियड आएगा, छोटा मोटा बुखार आएगा, फिर 3-4 दिन निकलेंगे, फिर आपको खांसी और निमोनिया डेवलप होगा। तो वो जो पहला सिम्टम आया बुखार का, वो सिम्टम्स जो है वो प्रोड्रोमल स्टेज है, वो इंडिकेटिव है कि भैया आप बीमार पड़ने वाले हो। ठीक है, और इसके बाद में क्या होगा, इसमें स्टेज में अर्ली साइंस में वही बता रहा हूँ मैं, फैटिग, फीवर, मेलेस इत्यादि इत्यादि होते हैं। ठीक, और ये बहुत खतरनाक डिजीज है क्योंकि इसमें स्पष्ट तो आपको सिम्टम पता नहीं है, लेकिन आप बीमार भी हो और आपके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड भी निकल चुका है, बैक्टीरिया भी ग्रो एक बराबर लेवल पर ग्रो कर चुका है और आप दूसरे को भी बीमार कर सकते हो। तो ये सबसे ज़्यादा खराब स्टेज होती है। इसके बाद आता है फास्टिजियम, हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि फुल स्टेज ऑफ डिजीज। इसको बीमारी का उच्चतम बिंदु कहा जाता है। इसमें बीमारी के स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स आ जाते हैं, इसको क्लिनिकल स्टेज भी कहते हैं। इसके बाद आता है डेफरवेसिंग स्टेज, जिसके अंदर बीमारी के सिम्टम कम होने लगते हैं, सिम्टम्स का नॉर्मल होना, जैसे फीवर कम होना, खांसी कम होना, ये अपने आप भी हो सकता है और दवाइयों से भी हो सकता है। फिर आती है कॉन्वोलेसेंट स्टेज, जिसको बोलते हैं रिकवरी पीरियड, कॉन्वोलेसेंटिंग पीरियड। कई लोग ऐसे होते हैं, कई बीमारियां ऐसी होती है जिसमें आदमी जो है कन्वल्सिंग पीरियड में, कन्वल्सिंग का मतलब होता है ठीक होना, सही हो रहा है, पूरा ठीक नहीं हुआ, रिकवरी के फेज में है, और फिर भी वो वायरस को रिलीज कर रहा है, फिर भी वो इन्फेक्शन फैला रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और एक होता है डिफेक्शन स्टेज, यानी कि डिफेक्ट से शब्द आया है, आपको बीमारी हुई और बीमारी की वजह से शरीर में कोई डिफेक्ट पैदा हो गया, तो वो मतलब आप क्या होगा, नॉर्मल पर्सन से या तो रिकवरी कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट रिकवरी, या इनकम्प्लीट रिकवरी, यानी कि डिफेक्ट के साथ रिकवरी है, तो लंग्स का कुछ पोर्शन खराब हो गया, थकान रह गई शरीर में, या कोई भी ऑर्गन खराब हो गया, तो एक डिफेक्ट के साथ में आप आ गए, तो इसको बोलते हैं मोर्बिडिटी, है ना, मोर्बिडिटी के साथ रह गया। मर गया तो मोर्टिलिटी बोलते हैं, कंप्लीट रिकवरी हो गई तो कंप्लीट रिकवर बोलते हैं। और एक होता है मोर्बिडिटी के साथ, यानी कि कोई ऑर्गन खराब हो गया, तो उसको बोलते हैं डिफेक्शन स्टेज या डिफेक्टिव स्टेज। तो ये आपकी स्टेजेस होती हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट स्टेज जो एग्जाम के लिए है, एक तो इंक्यूबेशन स्टेज है, क्योंकि हर बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है। जिस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड कम होगा वो बीमारी बहुत जल्दी आपको हो जाएगी, जिस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड लंबा होगा वो पेशेंट को बहुत दिनों के बाद होगी। इंक्यूबेशन पीरियड का जो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम होता है
उतना समय तक हम किसी भी पर्सन को क्वारंटाइन रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, कन्वल्सिंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पीरियड है जब आदमी ठीक हो रहा है, हमको लगता है ठीक हो चुका है, पर उसके शरीर में इन्फेक्शन मौजूद होता है और वो दूसरे आदमी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। दो कंडीशन में ज़्यादा खराब होती है। एक तो इंक्यूबेशन पीरियड में आदमी बीमार होने लग गया और फिर भी बीमारी फैला रहा है, पूरी तरह से बीमार नहीं हुआ, तो हमको क्या लगता है तो नॉर्मल है, इससे मिलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम बीमारी ले लेते हैं उससे, तो इंक्यूबेटरी पीरियड बोलते हैं। एक कन्वोलेसेंट फेज आती है जब आदमी ठीक हो चुका है, हमको लगता है ठीक हो गया तो चलो हाथ मिला लो, और हाथ मिला लिया उसमें बीमारी दे दी हमारे को, तो वो हो गया कन्वोलेसेंट पीरियड। और जो बीमार है वो आदमी तो बीमारी देगा ही सही, तो उससे तो आप बचोगे, तो वहाँ तो आपका बचाव हो जाएगा, तो वो तो इतना खतरनाक नहीं है, पर ये दोनों कंडीशन ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद आता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ये क्या चीज़ है? तो ये एक ट्रायड होता है, किस किस के बीच में होता है, ये इसको बना लेना डायग्राम को, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। पहले जब एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की खोज हुई थी तो एनवायरनमेंट की जगह यहाँ पे वेक्टर शब्द का उपयोग किया गया। बाद में देखा कि वेक्टर सारी बीमारियों में नहीं होता। सर एसी में कितनी फिट क्या है समझ में नहीं आया मुझे, एएसआई में कितनी फिट हाइट चाहिए, एएसआई में फिट हाइट, ये बेटा मेरा सवाल नहीं है एक्चुअली, मुझे इसका पता भी नहीं है। तो अपन तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि किसी भी बीमारी किसके अंदर होती है? होस्ट के अंदर। होस्ट कौन होता है? जनरली ह्यूमन, हम लोग होस्ट हैं। इसके अंदर बीमारी करने वाला या तो एक एजेंट होगा, और ये एजेंट को फेवर कौन करेगा? एनवायरनमेंट जब फेवर करेगा तो हमारे अंदर बीमारी करेगा। कैसे, इसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो खांसी जुकाम आपके होती है सर्दियों में जनरली, तो खांसी जुकाम का जो वायरस है ये कोल्ड वेदर में, कोल्ड एनवायरनमेंट में ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वो ह्यूमन में, होस्ट में बीमारी करता है। तीन चीज़ों का होना जरूरी है बीमारी होने के लिए, एक तो एजेंट का, एक एनवायरनमेंट फेवर होने का, और एक व्यक्ति जिसमें बीमारी हो सके। ये जनरली ये बातें किसी न किसी संक्रामक बीमारी के लिए, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज के लिए कही गई है, संक्रामक बीमारियों के लिए कही गई है। ठीक है। तो जब पहले एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की जब शुरुआत हुई थी तो सिर्फ संक्रामक बीमारियां जो किसी एजेंट से होती है, इन्फेक्शन से होती हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो। अच्छा, आप देखो मलेरिया की बात कर लो, तो मलेरिया का एजेंट कौन है? मलेरिया कौन करता है? प्लाज्मोडियम, है ना। और इसको ले जाने वाला कौन है? फीमेल मादा एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज, है ना। ये इसका वेक्टर हो गया फीमेल एनोफिलीज, और किस में करती है? ह्यूमन में करती है। तो सबसे पहले जो खोज हुई थी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की, वो मच्छर वाली बीमारियों की, वेक्टर वाली बीमारियों की वजह से हुई थी। यहाँ पे ये देखा कि फीमेल एनोफिलीज कब ग्रो करेगी? जब एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा उसको, जब उसको एनवायरनमेंट मिलेगा, ग्रो करने लायक, मच्छर को पनपने लायक वातावरण मिलेगा, तो जब मच्छर होंगे तभी तो प्लाज्मोडियम में ग्रो कर पाएगा। तो जिन देशों में ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ मच्छर नहीं होते, तो वहाँ पे मलेरिया नहीं होता। और जिन देशों में गर्मी, जैसे इंडिया है, हमारा जैसा माहौल रहता है कि बारिश भी आती है, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, तीनों चीज़ें आती है, वहाँ पर मच्छर रहते हैं, वहाँ पर मच्छर वाली बीमारियाँ, मच्छर जनित रोग होने के चांस रहते हैं। तो ये एजेंट होस्ट वेक्टर वाली बात होती है, तो इन तीनों के सामंजस्य से ही बीमारी फैलेगी। अब बाद में एक चीज़ आई कि हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए तो हमने एजेंट होस्ट वेक्टर के दिया, पर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो असंक्रामक रोग हैं, जैसे कि जो डायबिटीज़ को ले लो, हाइपरटेंशन को ले लो, ऑस्टियोआर्थराइटिस को ले लो, ये भी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड को फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं? डायबिटीज़ में तीन चीज़ें हैं, एक तो होस्ट तो हमेशा सब में ही होगा, डायबिटीज का एजेंट है ग्लूकोज, और एनवायरमेंटल फैक्टर क्या हो जाएगा? इंसान का सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, एक्सेसिव ईटिंग वगैरह, ये सारे आपके जो है क्या हो जाएंगे? एनवायरमेंटल फैक्टर हो जाएंगे। हर चीज़ में आप एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड को लगा सकते हो। ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में इनमें से क्या क्या आता है? एजेंट आता है, होस्ट आता है, तो एनवायरमेंट आता है। एग्जाम में आ गया, तीन के अलावा चौथा पूछेंगे कि कौन नहीं आता, वो चौथा आपका आंसर हो जाएगा, या पूछेंगे कौन कौन आता है और उपरोक्त सभी, तो वो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में नंबर 1 पढ़ रहे थे हम एजेंट इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक भी हो सकते हैं एजेंट, और एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहरी भी हो सकते हैं। आंतरिक यानी कि अपने शरीर के अंदर, अब इंसुलिन की कमी हो गई, डायबिटीज हो गई, तो कैसा कारक है? आंतरिक कारक हो गया। ठीक है। बाहर का बैक्टीरिया आके हमको इन्फेक्शन देगा तो बाहरी कारक हो गया।
तो यहाँ पे एजेंट को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। एक बायोलॉजिकल एजेंट जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंगस आ जाएंगे। एक न्यूट्रिएंट एजेंट यानी कि पोषक तत्व, तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये सब न्यूट्रिएंट एजेंट है। प्रोटीन कम होगा, फैट कम होगा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल कम होंगे, हमको बीमारी होगी, तो न्यूट्रिएंट वाला एजेंट माना जाएगा। वाटर की वजह से कैसे हो सकता है? पानी की वजह से बीमारी हो सकती है। पानी में फ्लोरीन ज़्यादा है तो उसकी वजह से हमको फ्लोरोसिस हो गया, तो वो भी एक बीमारी होती है। फिजिकल एजेंट में कोल्ड की वजह से, जो लोग सर्दी वाले इलाके में रहते हैं, जो लोग पहाड़ों में, बर्फ़ वाले पहाड़ों में रहते हैं, उनके पाँव गल जाते हैं, फ्रोस्ट बाइट बोलते हैं उसको, है ना। हीट की वजह से लू लग जाती है। ह्यूमिडिटी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। ह्यूमिडिटी की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये भी है। इसके अलावा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कारखानों के, फैक्ट्री के अंदर होने वाले एक्सीडेंट, ये सारे मैकेनिकल इंजरी में, फिजिकल इंजरी में आएंगे, फिजिकल एजेंट है। केमिकल एजेंट कौन कौन हो गए? यूरिया, मेटल्स, बिलिरुबिन, अल्कोहल, ये सब हमारे शरीर को नुकसान कर रहे हैं। इसके अलावा एसिड, एल्कलाई, किसी के शरीर पे एसिड गिर गया तो वो भी केमिकल एजेंट हो जाएगा। और फिर सोशल एजेंट, सामाजिक बुराइयाँ, पॉवर्टी, गरीबी, भूखमरी, स्टारवेशन, ये सारे सोशल एजेंट हो जाएंगे। तो ये तो हमारे एजेंट फैक्टर हो गए। एजेंट को बोलते हैं हम इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक, दोनों तरह के फैक्टर लेता है। होस्ट केवल आंतरिक कारक लेगा, क्योंकि होस्ट के खुद के शरीर की बात चल रही है, तो होस्ट की उम्र क्या है, उम्र के हिसाब से बीमारी चलती है। कम उम्र का होस्ट है तो उसकी बीमारी अलग, ज़्यादा उम्र का होस्ट है, बुढ़ापा है, तो उसकी बीमारी अलग होती है। सेक्स, मेल है कि फीमेल, मेल की बीमारी अलग, फीमेल की बीमारी अलग। लाइफ स्टाइल, होस्ट की लाइफ स्टाइल से बीमारी डिसाइड होती है। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो ओबेसिटी हो जाएगी। लिविंग हैबिट्स, रहने का, उसका रहन सहन का तरीका कैसा है, साफ़ सुथरा तरीका है या गंदे से रहता है। एल्कोहल यूज करता है क्या, न्यूट्रिशन प्रॉपर लेता है कि नहीं लेता है, एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता, ये होस्ट के खुद के फैक्टर्स हैं। इसके बाद में आ जाता है आपके एनवायरमेंटल फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी बाहरी कारक, जो बिल्कुल बाहरी है, हमारे शरीर से बाहर का होता है एनवायरमेंट प्योरली। तो बाहरी कारक में क्या होगा? सर्दी, धूप, बरसात, सारे बाहरी कारक है। पानी, हवा, खाना, हाउसिंग कैसी है, कच्चे घर में रह रहे हो कि पक्के घर में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, पहाड़ों में रह रहे हो तो आयोडीन कम हो जाएगा, थायरोक्सिन आ जाएगा, कमी हो जाएगी थायरोक्सिन की। अगर आप समुद्र तट पर रह रहे हो तो समुद्र तट पर रहने की वजह से वहाँ सुनामी आ सकता है, तो वहाँ पे भी लाइफ का लॉस हो सकता है। तो जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर है, ऐसी जगह जहाँ रह रहे हो जहाँ कीचड़ है, मच्छर ज़्यादा है, तो आपको एनवायरमेंटल फैक्टर की प्रॉब्लम होगी वहाँ पर भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आसान चीज़ें हैं। ये इसके अंदर कोई सवाल भी आता है तो अपने जनरल नॉलेज से, इसके नॉलेज से आपको सॉल्व करना है। देन इसके बाद आता है स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। क्या है स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज? स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज कहता है कि बीमारी के इंक्यूबेशन पीरियड से बीमारी शुरू होती है, और इंक्यूबेशन पीरियड से आता है क्लिनिकल डिजीज पूरी तरह से, और डिजीज बहुत ज़्यादा आगे जाके सीवियर भी हो सकती है। इसके बीच की सारी कंडीशन डिजीज का स्पेक्ट्रम कहलाती है। स्पेक्ट्रम यानी कि कितना उसका फैलाव कितना है ना। अब क्लिनिकल डिजीज हो सकती है, कभी कभी सब क्लिनिकल हो सकती है। सब क्लिनिकल का मतलब क्या है? पूरी तरह से हमारे को साइन सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे लेकिन उसके अंदर बीमारी रहेगी, तो उसको सब क्लिनिकल बोलते हैं। तो ये सब क्लिनिकल वाली स्टेज ज़्यादा खराब है, क्योंकि इस स्टेज में साइन सिम्टम्स पता नहीं चलते और आदमी बीमार पड़ा रहता है, तो उसको खुद को भी नुकसान करता है और जिससे मिलता है उसको भी इन्फेक्शन फैलाता है, उसको भी नुकसान करता है। और सीवियर कंडीशन तो होती है। तो डिजीज़ की कंडीशंस पे डिपेंड करता है, डिजीज़ के अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। तो डिजीज के मैनिफेस्टेशन में आने वाली भिन्नता, वेरिएशन का रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें सब क्लिनिकल इन्फेक्शन भी हो या सीवियर इलनेस हो। इसके बाद आता है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। ये खाली है, ये इसलिए खाली रखा है क्योंकि इसको मैं अच्छे से समझाना चाहता था आपको। किसी भी बीमारी का, अब इसको शुरू करते हैं। बीमारी को बोलते हैं हम पैथो मतलब होता है बीमारी, पैथो है ना। ये बीमारी, डिजीज को पैथो बोलते हैं। इसलिए इनको ठीक करने वाली सारी पद्धति के नाम पे पीछे पैथी आता है। एलोपैथी, होम्योपैथी, है ना। जिनके पीछे पैथी लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बीमारी को ठीक करने वाला तरीका है। तो पैथो हो गया बीमारी। तो बीमारी का बनना कहलाएगा पैथोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण, जनरेट करना, किसी भी चीज़ को निर्माण करना। तो पैथोजेनेसिस का मतलब होता है बीमारी का निर्माण करना। तो हमारे शरीर में दो तरह की फेज हो जाएगी।
एक तो हो जाएगी प्री पैथोजेनिक, यानी कि बीमारी आने से पहले की कंडीशन, और एक हो जाएगी पैथोजेनिक, बीमारी आने की बाद की कंडीशन। ठीक है, अब बीमारी आने से पहले की कंडीशन में मतलब यहाँ पे अभी हमारे शरीर में कौन नहीं घुसा है, एजेंट की एंट्री अभी तक नहीं हुई है। एजेंट की एंट्री होते ही हमारे शरीर में क्या चालू हो जाता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। और इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ये क्या करता है, माइनर सिम्टम देता है। माइनर सिम्टम, उन माइनर सिम्टम को बोलते हैं हम प्रोडोर्मल, ये बताया था अभी। उसके बाद में क्लिनिकल डिजीज करता है, क्लिनिकल डिजीज यानी कि मेन सिम्टम करता है। अब क्लिनिकल डिजीज के बाद आगे क्या करेगा, तो आगे या तो ये सीवियरिटी कर देगा, ज़्यादा सीवियर बीमारी हो जाएगी, या तो आदमी रिकवर कर जाएगा, या डिफेक्ट में चला जाएगा यानी कि मॉर्बिडिटी हो जाएगी, या डेथ हो जाएगी, या फिर मोर्टेलिटी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है। अब मान ये कैसे, इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको। तो एजेंट हमारे शरीर में जाएगा क्यों, ये तब जाएगा होस्ट के शरीर में जब उसको होस्ट भी अच्छा मिलेगा और एनवायरनमेंट भी अच्छा मिलेगा, दोनों कंडीशन। मतलब कोई बैक्टीरिया जो है वो भी तो बेचारा इंसान है, बैक्टीरिया भी तो, बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बैक्टीरिया भी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी जीने की लड़ाई लड़ रहा है, वो भी संघर्ष कर रहा है। तो बैक्टीरिया या वायरस या जो भी एजेंट हैं वो भी अपने जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं हम भी बढ़ें, हमारी भी संतानें हों, वो भी चाहते हैं वो भी आगे चल के तरक्की करें, है ना। तरक्की करके क्या करेंगे वो, तो वो कैसे करेंगे तरक्की, वो बैक्टीरिया एजेंट जो है पहले तो देखेगा एनवायरनमेंट मेरे लायक है कि नहीं, फिर वो देखेगा होस्ट मेरे लायक है कि नहीं, फिर वो उसके शरीर में घुस जाएगा। तो ये जो एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट जो है ये किसका पार्ट है, प्री पैथोजेनिक फेज का पार्ट है, यानी कि बीमारी चालू होने से पहले का पार्ट है। अगर ये सब तीनों चीज़ें सही रही, एजेंट भी पावरफुल है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, होस्ट भी कमज़ोर है, ठीक है, एजेंट पावरफुल है, एनवायरनमेंट अच्छा है, होस्ट कमज़ोर है, तो ये शरीर में घुस जाएगा। ससेप्टेबल होस्ट है तो एजेंट अंदर घुस गया। अब इंक्यूबेशन पीरियड चलाया इसने, इंक्यूबेशन, अब जैसे मान लो आप आई का इन्फेक्शन ले लो, कॉर्निया का इन्फेक्शन ले लो, कॉर्निया का इन्फेक्शन हुआ और लास्ट में यहाँ जाके आपका क्या हुआ, पूरी तरह से या तो रिकवरी हो गई या कॉर्निया डैमेज हो गया, दो ही चीज़ें हो सकती है ना, या तो रिकवरी हो जाएगी या विजन लॉस हो जाएगा। अगर विजन लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करेंगे, यही कर सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमको रोकना है इसको कि यह बीमारी पहले रुक जाए ताकि कॉर्निया ट्रांसप्लांट ना हो। तो ये हमारा नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज है, यानी कि एजेंट का शरीर में घुसने से लेकर के और पूरी बीमारी का आउटकम आने तक की जो स्टेज है वो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज है। किसी भी बीमारी की नेचुरली बीमारी कैसे चलती है, इसमें बीच में ये कहीं नहीं है कि हमने यहाँ वैक्सीन दे दिया, कि हमने यहाँ ट्रीटमेंट दे दिया, कि यहाँ गोली खिला दी या इंजेक्शन दे दिया, इसकी कोई बात नहीं कर रहे। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो, अगर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो बीमारी अपने आप कैसे चलेगी, अपने आप बीमारी इंक्यूबेशन पीरियड में जाएगी, अपने आप उसके माइनर सिम्टम आएंगे, अपने आप क्लिनिकल डिजीज आएगी, अपने आप वो सीवियर भी हो सकती है, अपने आप ठीक भी हो सकती है और अपने आप होस्ट को मार भी सकती है। इसके बीच में फिर हमारा रोल क्या आता है, हमारा रोल ये आता है कि भाई इस बीमारी को हम कहाँ पकड़ें कि आदमी को डेथ का सामना ना करना पड़े या उसके शरीर को खराब ना होना पड़े, हम इसको कहाँ रोकें। तो हम इसी को समझ कर रोकेंगे। कैसे रोकेंगे, हम सबसे पहले एजेंट को शरीर में घुसने से पहले ही रोक दें, यानी कि शरीर में एजेंट को नहीं जाने दें। शरीर को एजेंट में नहीं जाने देना क्या कहलाता है, प्रिवेंशन। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बोलते हैं कि नहीं बोलते, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि क्योर तो कर ही देंगे, बीमारी शरीर में चली गई तो इलाज तो करना ही करना है, पर हम ये चाहेंगे कि प्रिवेंशन ही नहीं हो। इसलिए सरकार का पूरा ध्यान कम्युनिटी पे लगा हुआ है, सरकार का पूरा ध्यान प्रिवेंशन पे लगा हुआ है कि एक बार आदमी बीमार चल पड़ गया, अस्पताल जाएगा, उसको फ्री में इलाज कराना पड़ेगा, सरकार को फ्री में दवाई देनी पड़ेगी, सरकार का खर्चा होगा, तो हम प्रिवेंशन कर दें। अब जैसे मैं मलेरिया का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, हमारे पास में मलेरिया का है प्लाज्मोडियम और ये है मस्कीटो एनोफिलीज, ठीक है, और होस्ट है ह्यूमन होस्ट है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सरकार क्या चाह रही है कि एनवायरनमेंट में मच्छर को ना होने दे, मच्छर को, मस्कीटो को एनवायरनमेंट में डेवलप होने से रोकने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, कुएं में टेमीफोस डलवा रही है, तालाबों में गंबूशिया की मछली डलवा रही है, उसका नगर पालिका से फॉगिंग करवा रही है। ये सारे काम सरकार करवाती है ना, सरकार की एजेंसीज करती हैं।
तो ये सारी चीज़ें करके क्या रोकना चाह रहे हैं वो, कि ये एजेंट को मौका नहीं मिले होस्ट के शरीर में घुसने का। सारी नालियों की नगर पालिका को बोला कि भाई नालियों में काला तेल डालो ताकि इनमें मच्छर नहीं डेवलप हो, लार्विसाइड ऑयल डालो। तो ये सारा पार्ट है हमारे पास, ये सब करके हमने रोक लिया। अगर ये रुक गया यहीं तो एक भी केस मलेरिया का नहीं आएगा, लेकिन फिर भी केस तो आते हैं। फिर जब केस यहाँ आएगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे ताकि उसकी आगे की कंडीशन इतनी ख़राब नहीं हो। तो वो हमारे पास जब हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ेंगे ना तो हमारे को पता चलेगा कि किस बीमारी को कहाँ रोकना है। वो मैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन में डिटेल में पढ़ाऊँगा, यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा। तो ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज हमारा हो जाता है। 2 फेज होते हैं, प्री पैथोजेनिक एंड पैथोजेनिक। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड किसका पार्ट है, प्री पैथोजेनिक का पार्ट है, बात ध्यान रखना, क्योंकि प्री पैथोजेनिक में सिर्फ एक ही है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। इसके बाद आता है आइसबर्ग ऑफ डिजीज। आइसबर्ग का मतलब क्या है, क्या होता है, हिमखंड। हिमखंड यानी कि बर्फ का टुकड़ा बड़ा, जो हिमालय से टूट के बर्फ के टुकड़े निकले, या किसी मान लो अंटार्कटिका में कोई बर्फ का टुकड़ा बड़ा टूट गया, जो वो मूवी थी टाइटैनिक, टाइटैनिक में बर्फ के टुकड़े से टकरा के जहाज जो है टूट गया था। क्यों टूट गया था, उसका कारण क्या था, क्यों टूटा वो, उसका मैं कारण बताऊंगा टूटा क्यों। जब बर्फ के टुकड़े को आप एक गिलास में डालते हो, आज सब डाल के देखना, बर्फ का एक टुकड़ा लेना, जमी हुई बर्फ निकालना उसमें से, फ्रीज में से, उसको गिलास में डालना, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बर्फ का ज़्यादातर पार्ट नीचे डूबा हुआ है और सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही पानी के ऊपर है। इसी तरह से आइसबर्ग के साथ भी होता है, हिमखंड के साथ भी होता है। जब हिमखंड को समुद्र में तैरता रहता है तो इसका मेजर पोर्शन नीचे डूबा हुआ होता है और ऊपर माइनर पोर्शन रहता है। तो जो लोग टाइटैनिक चला रहे थे, टाइटैनिक चलाने वाला जो उसका कैप्टन था, उसने देखा कि थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा पड़ा है तो इसको तो हम क्रॉस करके निकल जाएंगे, लेकिन उसको ये नहीं पता था नीचे भैया दुनिया भर का उसका बॉटम है, और वो जहाज टकरा गया उधर और जहाज डैमेज हो गया और वो डूब गया। इसकी वजह से टाइटैनिक डूबा। तो हमारे पास ये जिंदगी का टाइटैनिक है हमारे। कैसे, हमारी कम्युनिटी में जो ऊपर वाला पोर्शन जो दिखाई पड़ता है वो तो होती है हमारी अपरांट डिजीज। अपरांट डिजीज या क्लिनिकल डिजीज, जो मरीज हमें दिखाई पड़ते हैं, या कौन से हो गए ये, जिनमें सिम्टम्स आ गए, क्लिनिकल यानी कि जिनमें सिम्टम्स आ गए या जिनका डायग्नोसिस हो गया, वो तो हमें दिखाई देते हैं। तो ये सब वो लोग हैं जो फिजिशियन के पास चले जाते हैं इलाज कराने, है ना, ये वो लोग हैं। लेकिन नीचे दुनिया भर के लोग वो भी हैं जो नीचे हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो कि अनडायग्नोज्ड हैं, जिनका कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ, या जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनमें बीमारी तो है पर उनमें सिम्टम्स नहीं आए अभी तक, या जो हिडन डिजीज है, छिपी हुई डिजीज है, या जो इन अपरांट है। अपरांट का मतलब होता है प्रदर्शित, इन अपरांट मतलब जो अभी तक प्रदर्शित नहीं हुई है, या लेटेंट डिजीज है, अभी तक छुपी हुई डिजीज है। तो ये सब नीचे है, यानी कि फिजिशियन डू नॉट सी दिस पेशेंट, डू नॉट सी, इनको फिजिशियन देखता नहीं है। फिजिशियन किनको देखता है, फिजिशियन सी इनको, फिजिशियन सी इनको देखता है, ठीक है। तो ये फिजिशियन किस किस को देखेगा, उसी को देखेगा जिसको दिखाने जाएंगे। फिजिशियन उसी का इलाज करेगा जो इलाज करवाने जाएगा, जो अपनी खांसी जुकाम बुखार लेकर के डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसी को देखेगा। वो हमारे सिम्टोमेटिक केस कहलाएंगे, क्लिनिकल केस कहलाएंगे, डायग्नोज केस कहलाएंगे, या अपरांट केस कहलाएंगे। लेकिन जो फिजिशियन के पास जाएगा ही नहीं कम्युनिटी में, वो लोग घर में बैठे हैं बीमारी लेकर के, या बीमार होने वाले हैं, सिम्टम्स उनमें अभी तक नहीं आए, वो छुपे हुए हैं। ऐसे लोग जो हैं ये या तो केस बनते हैं या कैरियर बनते हैं। कैरियर मतलब बीमारी को फैलाते हैं, या तो केस बन जाते हैं या कैरियर बन जाते हैं। ये लोग बीमारी फैलाते हैं और ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं, क्योंकि इनको हम समझते हैं भोला मानुस, पर ये भोले नहीं होते हैं, इनके अंदर बीमारी होती है। ये आगे जा करके और इन्फेक्शन को फैलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं स्क्रीनिंग, बीमारियों को पकड़ने के लिए स्क्रीनिंग करते हैं। जैसे एक पेशेंट कोविड का आया तो हमने उसके घर पे टीम भेज दी कि भैया जाके इसके पूरे घर वालों का चेकअप करो, इसके आस पड़ोस का चेकअप करो, इसके 50 घरों का सर्वे करो। डेंगू का एक केस आया, पूरे मोहल्ले का सर्वे करवा दिया। क्यों करवाया, ये देखने के लिए करवाया कि उनमें से कोई छुपा हुआ तो नहीं था, ये चीज़ देखने के लिए, ताकि बीमारी आगे ना बढ़े। तो अनडायग्नोज केसेस को पकड़ने के लिए क्या करेंगे, हम एक्टिव सर्वे करवाएंगे, स्क्रीनिंग करवाएंगे। इसके बाद आता है
कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल, बीमारी को कंट्रोल करने का कंसेप्ट क्या है। तो इसको पहले मैं समझा देता हूँ। 3 तरीके से बीमारी चलती है, या तो कंट्रोल होता है बीमारी का, या बीमारी एलिमिनेशन फेज में आती है, या इरेडिकेशन फेज में आती है। सबसे पहले किसी भी डिजीज को हम कंट्रोल फेज में लाते हैं कि पहले तो हम डिजीज को कंट्रोल करेंगे। तो जैसे कोविड जब आया था तो हम सिर्फ कंट्रोल की बात कर रहे थे, एलिमिनेशन की बात नहीं कर रहे थे। पोलियो की अभी बात करते हैं तो इरेडिकेशन की बात करते हैं। वो पोलियो कंट्रोल भी हो गया, पोलियो एलिमिनेट भी हो गया, अब इरेडिकेशन की बात कर रहे हैं। और टीबी में हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन की। तो पहले जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा तो टीबी में एक प्रोग्राम चलता था RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। उसका नाम था कंट्रोल प्रोग्राम, वो डिजीज को कंट्रोल करवाता था। अब उसमें डिजीज कंट्रोल हो गई तो अब उन्होंने नया प्रोग्राम का नाम चेंज कर दिया, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम कर दिया, है ना, क्योंकि अब उनको एलिमिनेट करनी बीमारी। जब बीमारी पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगी तो आगे आप याद रखना इस बात को, 10 या 20 साल बाद एक नया प्रोग्राम आएगा जिसका नाम होगा नेशनल टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम या टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ऐसा प्रोग्राम आएगा आगे 10-20 सालों बाद जब टीबी एलिमिनेट हो जाएगी। जैसे पोलियो में सबसे पहले आया था पोलियो कंट्रोल प्रोग्राम, फिर बाद में पोलियो जब ठीक हो गया, थोड़ा कंट्रोल में आ गया, तो पोलियो एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाया, और अब पोलियो का इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंट्रोल में हम कंट्रोल क्या करते हैं कि जो एजेंट है वो पब्लिक में रहेगा, एनवायरमेंट में रहेगा, पर वो उस लेवल तक रहेगा कि वो कोई बड़ी प्रॉब्लम ना करे। मतलब उसको तू जी भैया आराम से, पर परेशानी खड़ी मत कर हमारे लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे एक शब्द आता है सीज टू बी है। सीज, सीज मतलब होता है सीज कर देना, किसी चीज को रोक देना। सीज टू बी ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, सीज टू बी ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम होने से इसको सीज कर दो, रोक दो। तो सी से कंट्रोल, सी से सीज टू बी ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। इसको पढ़ लो, डिजीज के एजेंट को कम्युनिटी में उस स्तर पर बनाए रखना जिस पर ये लोकल पॉपुलेशन के टॉलरेंस के अनुसार पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहे, मतलब ये पब्लिक में कंट्रोल हो जाए, अर्थात जानबूझकर किए गए प्रयासों द्वारा जीआईटी डिजीज, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, जानबूझकर किए प्रयासों द्वारा इंसिडेंस, प्रिविलेंस, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी कम हो जाए इसकी, मतलब बीमारी से लोग मरना कम हो जाए, अगर मॉर्बिडिटी करती तो मॉर्बिडिटी कम हो जाए, बीमारी के केस कम हो जाए। सीज टू बी ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, तो सी से याद रखना सीज टू बी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। फिर एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन में तीसरे नंबर पर आई आ रहा है। आई का मतलब है इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि वायरस या बैक्टीरिया के जो ट्रांसमिशन है उसको इंटरप्ट कर देना है, उसको क्या कर देना है, आई बराबर इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन, इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन, इंटरप्ट कर दो, तो इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन। तो आई से एलिमिनेशन में आई आ रहा है तो इंटरप्शन। इसके बाद आता है इरेडिकेशन, तो इरेडिकेशन में जो आर आ रहा है, R4 होता है रूट, तो रूट मतलब होते जड़, तो जड़ों से किसी बीमारी को खत्म करना। तो अभी कौन सी बीमारी जड़ से खत्म हो चुकी है, स्मॉल पॉक्स हमारे देश में जड़ से खत्म हो चुका है, उसके बाद में नारू रोग हमारे देश में जड़ से खत्म हो चुका है। लेकिन एलिमिनेशन में हमारे पास कौन सा आएगा, एलिमिनेशन में हमारे पास आएगा अभी पोलियो। पोलियो हमारे देश में कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुका है, अभी इरेडिकेशन स्टेज में वो नहीं गया। कंट्रोल में कौन आ चुका है, तो टीबी हमारे देश में कंट्रोल में आ चुकी है, तो कंट्रोल में टीबी आ गई, एलिमिनेशन में पोलियो आ गया, और स्मॉल पॉक्स और गिनी वर्म नाम की डिजीज, ड्रैकनकुलस वाली नारू रोग, ये हमारी इरेडिकेट स्टेज में आ गई। तो 3 चीजें हैं, एक में पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं बनने देना बीमारी को, एक में बीमारी का ट्रांसमिशन रोकना है, और एक उसमें जड़ से खत्म करना है। एक है कंट्रोल, एक है एलिमिनेशन और एक है इरेडिकेशन। एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद ये हमारा है एक टॉपिक मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस। तो मॉनिटरिंग क्या होती है, सर्विलेंस क्या होती है, तो याद रह जाएगा, बड़ा मजेदार तरीका है इसको याद करने का। कैसे, क्लास में एक मॉनिटर होता है, स्कूल में पढ़ के आए 10वीं क्लास तक, तो क्लास में मार साहब क्या करते हैं, किसी एक बच्चे को मॉनिटर बना देते हैं कि भैया तू क्लास का मॉनिटर है, कोई भी कुछ बोले, कुछ भी शिकायत करे, कुछ भी मस्ती करे, मुझे बता देना। उस मॉनिटर का काम क्या होता है, चुगली करना, है ना, चुगली करता है वो, बच्चे ने कोई शैतानी करी, आते सर ये शैतानी कर रहा था। तो मॉनिटरिंग में होता क्या है, मॉनिटरिंग में जो मॉनिटर है वो ऑब्जर्व करेगा सब चीज़ों को, क्या हो रहा है, अच्छा इसने मस्ती करी, इसने ये किया, इसका बीपी बढ़ गया, इसका शुगर बढ़ गया, इसकी हाइट घट गई, इसी का वेट बढ़ गया, तो ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगा।
मॉनिटर करने के बाद वो क्या कर सकता है, क्लास का मॉनिटर अगर कोई बच्चा शैतानी करता है तो क्या क्लास का मॉनिटर उस बच्चे को कहता है कि तू मुर्गा बन जा? नहीं कर सकता ना। वो सिर्फ क्या कर सकता है, वो सिर्फ अपने टीचर को यानी कि सर को रिपोर्ट कर सकता है। तो मॉनिटर का काम है डाटा को कलेक्ट करना, सिर्फ मॉनिटरिंग करना, ऑब्जर्वेशन करना और रिपोर्ट करना, बस, इससे ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं है। तो मॉनिटरिंग का क्या हो गया, पॉपुलेशन के एनवायरनमेंट या हेल्थ स्टेटस के परिवर्तन का पता लगाने के लिए रूटीन मेजरमेंट को परफॉर्म या एनालिसिस करना, यानी कि रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना उच्च अधिकारियों को। अब जब मॉनिटर क्लास में आया, क्लास में जैसे ही उसने देख लिया कौन कौन क्या क्या कर रहा था, जैसे ही सर आए उसने सर को जाके रिपोर्ट कर दी। अब सर ने क्या किया, सर ने आते किया सर्विलेंस, ठीक है। तो सर करते हैं सर्विलेंस, तो सर्विलेंस में सर क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। अच्छा ये मस्ती कर रहा था, चल भाई मुर्गा बन जा, चल भाई डंडा खा, यही होता है। तो सर्विलेंस में सर्विलेंस क्या करेगा, सर्विलेंस एक्शन करेगा। जो भी मॉनिटर ने रिपोर्ट किया उस मॉनिटर की रिपोर्ट के आधार पर खुद भी कर सकता है मॉनिटरिंग, सर्विलेंस ऑफिसर खुद भी मॉनिटरिंग कर सकता है, पर इसके आधार पर तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेज के लिए प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन के लिए आवश्यक हेल्थ रिलेटेड डाटा का लगातार कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करना और इसमें प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए कोई सर्विलेंस लगाना, ये होता है सर्विलेंस। सर्विलेंस में मतलब डाटा हमको देखना है और फिर हमको एक्शन लेना है। तो सर्विलेंस को एक लाइन जो WHO बोलता है, डाटा कलेक्शन फॉर एक्शन, इसकी एक फिक्स लाइन है, डाटा कलेक्शन फॉर एक्शन। डाटा कलेक्शन तो मॉनिटर कर रहा था, लेकिन सर आए, सर ने आगे सर्विलेंस किया, ठीक है, समझ में आ गया। ये होता है मॉनिटरिंग और सर्विलेंस में अंतर। मॉनिटरिंग में सिर्फ मॉनिटरिंग होती है, सर्विलेंस में एक्शन होता है इंक्लूड। एक आता है सेंटिनल सर्विलेंस, जो मिसिंग केसेज के लिए किया जाता है, डायरेक्ट रट लो इसको, सेंटिनल सर्विलेंस मिसिंग केसेज के लिए किया जाता है। एग्जाम में अगर आया तो डायरेक्ट आएगा कि मिसिंग केसेज के लिए कौन सा सर्विलेंस किया जाता है, एक्टिव सर्विलेंस, पैसिव सर्विलेंस, सेंटिनल सर्विलेंस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेंटिनल सर्विलेंस आंसर कर देना, रट लो इसको, ठीक है। तो हमारा ये कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज खत्म हो गया है। अब हम कल के लेक्चर में लेवल ऑफ प्रिवेंशन करेंगे और अगर समय मिला तो और आगे का टॉपिक करेंगे। MCQ में अभी साथ में लेके नहीं चल रहा हूँ, अपन कोशिश करेंगे जल्दी से कम्युनिटी को ख़त्म करें, फिर हम इकट्ठा पूरी कम्युनिटी के MCQ एक साथ में 2-3 दिनों तक MCQ खेलेंगे फिर, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, ओके बाय बच्चों।